Hello everyone, welcome to NG Infinity Classes. Myself Neha Jain, your maths mentor. तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो कि है सेट्स, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज. इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.5 तक सारे कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं किया तो डायरेक्ट मिसलेनियस मत देखना, बिकॉज उसका भी रीजन है, वो भी डिस्कस करती हूँ आपके साथ. उससे पहले वीकली प्लानर देख लो. ये वीकली प्लानर है जो हर वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ. इसे आप वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो. यहाँ पर सिर्फ एक वीक के लिए वीकली प्लानर आपको दिख रहा है. आप वहां पर जाओगे तो वहां पर पूरे साल का वीकली प्लानर आप डाउनलोड कर सकते हो, कब क्या कौन सी क्लास होने वाली है. ठीक है बेटा, वहां से जाकर कर लेना. और इस वीकली प्लानर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ पर देखो ये जो सारे टॉपिक्स है ना, इनको बहुत डिटेल में और ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद एग्जांपल हम कवर कर चुके हैं और सारे टॉपिक डिटेल में समझ चुके हैं. इसलिए मैंने बोला कि अगर आपने वो नहीं किया तो प्लीज कर लेना, बिकॉज जब तक आपको ये चीजें नहीं समझ आएंगी तो फॉर श्योर आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, मिसलेनियस में आप कंफ्यूज हो जाओगे, एडवांस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कंफ्यूज हो जाओगे, जो आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, मिसलेनियस का मीनिंग होता है मिक्स्ड क्वेश्चंस और थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी. थोड़ा लेवल अब आपका 1.5 तक जो किया उससे हाई रहने वाला है. तो यहाँ पर देखते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल. ठीक, टॉपिक हम सारे कवर कर चुके हैं. अब डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे. क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा जब आप करोगे ना तो थोड़ा आपको थियोरेटिकल अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलेगी. ठीक है, बट वो थियोरेटिकल अप्रोच ऐसी है जो आपको कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करने के लिए, बार बार अपने माइंड में लाने के लिए आपको कंपल्शन कर देगी. तो आपको वो सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बार बार एक चीज को सोचते हैं और डिफरेंट तरीके से सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में वो अच्छे से सेट हो जाती है. तो मैं आपको मतलब एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसका कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना. हाँ, आपको थोड़ा टफ लगेगा बट मत करना. एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, बिकॉज आपको स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी. जिस तरीके से मैं समझाऊंगी तो आपको वो समझ आना स्टार्ट हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट. ठीक है, इसकी स्पेल का क्या बनाना है, सेट बनाना है. एंड द सेट ऑफ लेटर्स टू स्पेल दिस आर इक्वल. दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. इसकी स्पेल करते हुए हमें एक सेट बनाना है. लेट्स से कि मैं उसको सेट का नाम ले लेती हूँ x. इस सेट का नाम मैंने ले लिया x. तो इससे अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, c, a, t. अब देखो a जो है रिपीट हो रहा है, अब हम लिखेंगे r. अब a भी रिपीट हो रहा है, c भी रिपीट हो रहा है एंड t भी रिपीट हो रहा है. तो हमारा सेट यहाँ पर बन गया. ठीक है, अब इसके लिए मैं दे लेती हूँ सेट का नाम, लेट्स से y ले लिया. अब इसका देखो लेटर्स क्या बनेंगे, टी, आर, ए, सी. ठीक है, अभी टी जो है रिपीट हो रहा है, इसको हम नहीं लिखेंगे, रिपीटेड को हम नहीं लिखेंगे. अब यहाँ पर देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बिकॉज हमने क्या पढ़ा है कि इसके अंदर जो ये सीक्वेंस है ये मैटर नहीं करती. हम सिर्फ देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और ईच एंड एवरी एलिमेंट दोनों को बिलोंग कर रहा है. सी एक्स को भी बिलोंग कर रहा है, वाई को भी कर रहा है, ए दोनों को बिलोंग कर रहा है, टी दोनों को बिलोंग कर रहा है और आर दोनों को बिलोंग कर रहा है. हेंस एवरी एलिमेंट इज इक्वल. एवरी एलिमेंट इज इक्वल. तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल्स टू वाई. ठीक है, क्लियर है, सिंपलेस्ट था. दिस वाज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. अब लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट. एक सेट गिवन है आपको -1, 0 और 1. इसके आपको सारे सबसेट्स लिखने हैं. सबसेट्स क्या होते हैं बेटा, पहले भी पढ़ चुके हैं. 2⁻3. टोटल सबसेट इसके कितने होंगे, 8 होंगे. 2⁻, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट है. तो 2⁻3 इज इक्वल्स टू 8. अब हमने पढ़ा था जो 5 है एम्प्टी सेट है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है. दूसरा बनाएंगे -1, फिर बनेगा 0, फिर बनेगा 1. ठीक है, 3 एलिमेंट्स तक तो बहुत इजी होता है सबसेट्स फॉर्म करना. अब यहाँ पे आ जाएगा -1 0 का कॉम्बिनेशन, फिर आ जाएगा आपका 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, देन आ जाएगा -1 और 1 का कॉम्बिनेशन, एट लास्ट आ जाएगा ये सेल्फ -1 0 1 का कॉम्बिनेशन.
ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने बन गए, 8 सबसेट्स यहाँ पर बन गए। ये भी सिंपलेस्ट था बिकॉज सबसेट वाले टॉपिक में हम ये पढ़कर आए हैं। क्लियर है। अब आती है कहानी यहाँ से स्टार्ट, ठीक है, मेन मिसलेनियस की कहानी आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पर देखो आपको गिवन क्या है, शो दैट ए, अगर ए यूनियन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, ठीक है, शो दैट दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक, अब इसके अंदर कह रहा है अगर ये है, इसकी लैंग्वेज समझो, शो दैट दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी। इसकी लैंग्वेज समझो, कह रहा है अगर ये है तो ए इज इक्वल्स टू बी होगा। क्लियर है। अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब भी हमें सेट्स में a इज इक्वल्स टू बी या b इज इक्वल्स टू सी प्रूव करने को आता है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हम a को if a is a subset of b and b is a subset of a then this implies a is equals to b। अगर हम किसी भी तरीके से a को b का सबसेट प्रूफ कर दे और b को a का सबसेट प्रूफ कर दे तो इसका मीनिंग होगा a इज इक्वल्स टू b। अब ध्यान से समझना, मोस्टली क्वेश्चंस में यही ट्रिक हमारी फॉलो होने वाली है। ठीक है, अब एक बार अगर फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगे तो कोई बात नहीं, बट आप ध्यान से इसको समझते चलना। अब फर्स्ट पार्ट इसका ले लेते हैं, टू प्रूव। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है a इज अ सबसेट ऑफ b। फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूव करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट कोई भी एक एलिमेंट है जिसको मैंने x ले लिया वो बिलोंग कर रहा है a को। हमने लेट कर लिया कि जो x एलिमेंट है वो a को बिलोंग कर रहा है। बेटा अभी आप 10th से मूव ऑन होके 11th में आए हो, तो जो हम ये एलिमेंट्स लेट करते हैं ये थोड़ा सा आप बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको यहाँ क्लियर करने के लिए चीजें क्लियर करती चलती हूँ ताकि आप बच्चों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर मुझे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, आपको भी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, कोई बात नहीं, बट जो भी टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए बिकॉज अभी आप 11th क्लास में आए हो। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये x क्या लेट किया, मतलब मैं मान रही हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि x a में कोई एलिमेंट है x, या फिर नंबरिंग में मान लो, आप बच्चों को इजी लगता है, मान लो मैं मान रही हूँ कि उसके अंदर एक एलिमेंट 1 है। मतलब यहाँ पर आप ऐसा सपोज करो मैंने लिखा कि 1a को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसा किया कि मान लो 1a को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना कि बस ये माना है कि x a को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि a के सेट में x कोई एलिमेंट है, और x y जो भी नोटेशंस होती है ना हम इसको जनरली लेते हैं। जनरल एलिमेंट होता है कि जनरल मतलब x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, मतलब कितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको जनरल, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन से उसको शो कर देते हैं। दैट एक्स वाई जो है अलजेब्रिक जो रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन 11th क्लास से जो भी होता है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करो। इसके अंदर सिर्फ मैंने इतना माना, ये प्रूफ करना चाहती हूँ, और ये माना कि x जो है a को बिलोंग कर रहा है। मैंने मान लिया, मैंने माना है कि x जो है a को बिलोंग कर रहा है। अब अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द यूनियन, तो a जो है x जो है a यूनियन b को बिलोंग करेगा ही करेगा, बिकॉज यूनियन में हमने क्या पढ़ा था, यूनियन में पढ़ा था कि चाहे इसको बिलोंग करे चाहे इसको बिलोंग करे वो हमारे एलिमेंट में आ जाएगा। ठीक है, x, अब मान लो अगर a है हमारे पास, ये वाले सारे एग्जाम्पल दे देकर बताऊंगी ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। अगर b है हमारे पास 3, 4, 5, तो a यूनियन b क्या होता है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, मतलब चाहे a में हो चाहे b में हो वो हमारा a यूनियन b में आएगा। यही हमने पढ़ा बाय डेफिनेशन। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर x है, अगर a को बिलोंग कर रहा है तो मतलब यूनियन को बिलोंग करेगा ही करेगा। बट यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि a यूनियन b a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। गिवन क्या है, गिवन दैट a यूनियन b जो है a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। अब अगर a यूनियन b a इंटरसेक्शन b के इक्वल है तो मतलब a यूनियन b में भी और a इंटरसेक्शन b में भी सेम एलिमेंट है। ठीक है, a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b में बिल्कुल सेम एलिमेंट है।
जैसे मान लो इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तभी वो सेम है, अदरवाइज नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब x जो है वो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b को भी। ठीक है, अगर x a यूनियन b है, इसने दे रखा है a यूनियन b a इंटरसेक्शन b के इक्वल है, तो a यूनियन b की जगह मैं a इंटरसेक्शन b भी लिख सकती हूँ, क्योंकि उसमें सेम ही एलिमेंट है, तभी उसने बोला ये दोनों सेट इक्वल है। ठीक, क्लियर है बिल्कुल। अब अगर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करने का मतलब होता क्या है कि वो उन दोनों में कॉमन है। अगर इसके लिए ही मैं यहाँ पर a इंटरसेक्शन b लिखूं, a इंटरसेक्शन b लिखूं, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है दैट इज 3। ठीक है, अगर वो a इंटरसेक्शन b को यहाँ पर बिलोंग कर रहा है 3, तो हमें ये पता है 3 दोनों में है, a में भी है b में भी है, तभी वो इंटरसेक्शन में आया। अगर ये x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, तो दैट मीन्स a को तो कर ही रहा था, a से तो हमने लेट करके चले थे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x जो है b को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है b को भी बिलोंग कर रहा है, तभी वो इंटरसेक्शन को बिलोंग कर पाएगा। अगर देखो सिर्फ 1 2 है, 1 2 इंटरसेक्शन में हमने नहीं लिखा, सिर्फ कॉमन एलिमेंट तो लिखा जो a को भी बिलोंग करेगा और b को भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x है a को भी बिलोंग करेगा और b को भी बिलोंग करेगा। x तो यहाँ पर हम लेकर ही चले हैं, तो b को भी बिलोंग कर रहा है। जब हम ये स्टेप यहाँ पर कर देते हैं ना, इसको भी ध्यान रखना, मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ एक बार। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर वो x, जब हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया ना कि हम एक एलिमेंट को लेके चले हैं, एक सेट को वो बिलोंग कर रहा है, जब हमने दूसरे सेट को उसको बिलोंग करवा दिया, तो इसका मीनिंग होता है कि हमने ये प्रूफ करवा दिया दैट एवरी एलिमेंट, एवरी, इसको ध्यान रख लो, हर क्वेश्चन में आएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये एलिमेंट लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। इसका मीनिंग ये होता है दैट, अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट। ठीक है, इसके अंदर मतलब x को कहने का, अभी मैंने बोला था ना वर्ड जनरल, जनरल है ये, x की जगह पर 1 हो 2 हो 3 हो, कोई भी एलिमेंट हो, जो a के अंदर है वो b के अंदर है, जो a के अंदर मिलेगा वो b के अंदर मिलेगा, बिकॉज वो उनके इंटरसेक्शन को ही क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक, हमें ये प्रूफ करना होता है। अभी बार बार करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, आपको ये स्टेप्स सारे गो थ्रू हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, अब हमने ये, अगर इसका मीनिंग है कि हमने अगर प्रूव कर दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए क्या है, बी का सबसेट है, तो इसको नंबर 1 दे देंगे हमने यहाँ पर, देयरफॉर, देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हमने फर्स्ट पार्ट अपना कर दिया, सेकंड पार्ट अब सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इसके अंदर ये मुझे रिमूव करना ही पड़ेगा यहाँ पर, या फिर मैं देखती हूँ यहाँ पे स्लाइड ऐड हो जाएगी क्या, नहीं यहाँ पे स्लाइड ऐड नहीं हो रही, चलो मेरे को ना रिमूव करना ही पड़ेगा ये। ठीक, अभी मैंने आपको बता दिया a इज अ सबसेट ऑफ b। अब हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट क्या है, टू प्रूव b इज अ सबसेट ऑफ a, b इज अ सबसेट ऑफ a। अब इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे y, वहां पर हमने x ले लिया था तो यहाँ पे y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट जो y है बिलोंग करे, ये कुछ भी नहीं है, लेट y जो है b को बिलोंग कर रहा है। अगर y b को बिलोंग कर रहा है तो y a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा, सेम स्टेप है। ठीक है, अब गिवन क्या है, a यूनियन, आप लिखोगे क्या यहाँ पर, गिवन a यूनियन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b गिवन है, हमें यहाँ पर ये गिवन है कंडीशन, उसको यूज करते हुए अब ये, अगर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b। अगर y इन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, दैट इज उसका कॉमन पार्ट है, दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो a को b को तो कर ही रहा था,
तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, y जो है a को भी बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या पता लगा, दैट वी हैव प्रूव्ड दैट, जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है, जो वी हैव प्रूव्ड दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, कि बी का हम कोई भी एलिमेंट ले लेंगे, जनरल एलिमेंट हमने लिया है y, वो a के अंदर है। उसका मीनिंग क्या हुआ, अगर बी का कोई किसी भी सेट का सारे एलिमेंट ए के अंदर होते हैं, दैट मीन्स वो उसका सबसेट होता है। ठीक है, देखो अगर ये ए सेट है, बिग वाला सेट है, सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये क्या होता है, ये इसका सबसेट होता है ना। अब हमने कहा बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो यहां से हमें क्या पता चला, यहीं लिख देती हूँ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यहां से बी को लेके चले और ए के अंदर उसको पहुंचा दिया, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हैंस इसको नंबरिंग दे दो 2। हैंस फ्रॉम 1 and 2 we got that A is a subset of B and B is a subset of A, therefore ठीक है, THEREFORE, therefore A is equals to B, proved। ठीक है, आपको जब भी इक्वल वाले आएंगे, अभी और भी आएंगे, मैं करवाऊंगी, डोंट वरी। तो ये मैंने आपको पैटर्न समझा दिया। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। अगर फिर भी देखो, बिल्कुल सेम पैटर्न, आपने फर्स्ट वाला समझ लिया, बिल्कुल उसी सीरीज में चलता जाएगा। जिसको सबसेट प्रूव करना है उसमें से एक एलिमेंट लिया, लास्ट में प्रूव कर दिया, वो तो इसमें भी है, तो वो अपने आप ही उसका सबसेट बन गया, क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन ही यही है कि जो सबसेट है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट उसके सुपर सेट में होता है। बस यही हम प्रूव कर देंगे, हम रिवर्स चल रहे हैं, करते जाएंगे अभी। अब इसके ये क्वेश्चन में बाद में करवाती हूँ, सेकंड भी बाद में करवाती हूँ, थर्ड क्वेश्चन देख लो, सेम क्वेश्चन है। ए बी सी 3 सेट हैं, सच दैट, ये 2 कंडीशन हमें गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, एंड दूसरी क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी गिवन है। ठीक, क्या शो करना है, बी इज इक्वल्स टू सी, सेम थिंग शो करनी है। अगर हम बी को सबसेट प्रूफ कर दे इसका और सी को सबसेट प्रूफ कर दे इसका, तो इन दोनों को मिला के क्या इंप्लाई होगा, दैट बी इज इक्वल्स टू सी। सेम काम करना है, बस थोड़ा सा मेथड अलग हो जाएगा। मेथड भी वही है, बस आपको ये थोड़ी सी कंडीशन गिवन है, इनके अकॉर्डिंग हमें लेकर चलना होगा। अगर हम टू प्रूव, और फर्स्ट पार्ट में आ जाओ, सेम उसी तरीके से फर्स्ट पार्ट क्या है, टू प्रूव, आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अगर बी सी का सबसेट है तो हम लेट करेंगे, लेट जो एक्स एलिमेंट है वो बी को बिलोंग कर रहा है, आखिरी में हमें जाके क्या करना है कि वो सी को बिलोंग करेगा, यही करवाना है ना एक लास्ट। ठीक, तो इसको लेट कर लिया। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, जो हमने उस क्वेश्चन में किया था, जो बच्चे आप लोग रिलेट कर लेते हो, कि अब मैं यहाँ पर ये लिख दूं, बी यूनियन सी को करेगा, डायरेक्ट हमें सी को चाहिए, पर यहाँ पे हमें कोई कंडीशन इस टाइप की मिली नहीं है। देखो, बी यूनियन सी की कोई कंडीशन है, वो ए से रिलेट होके जा रही है, जो हमें गिवन है कंडीशंस वो ए को रिलेट होके जा रही है, तो हम भी यहाँ यही काम करेंगे जो हमें गिवन है, हमें वही करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, अगर x जो है b को बिलोंग कर रहा है, तो x a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, a को बिलोंग कर रहा है तो यूनियन b को भी बिलोंग करेगा ऑब्वियसली। बट अब यहाँ पे क्या गिवन है, a यूनियन b a यूनियन c के इक्वल है, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं, अब इसकी जगह a यूनियन c लिख देंगे, और लिख देंगे बिकॉज गिवन दैट a यूनियन b इज इक्वल्स टू a यूनियन c। ठीक है, ये कंडीशंस आपको लिखनी अच्छे से आती हैं। ठीक है, 9-10 तक हमने अच्छे से सीख लिया है कि जहां पर हमें रीजन देना होता है तो हमें इस तरीके से रीजन लिखना होता है, एंड दैट इज मैंडेटरी। अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, क्योंकि हमें मान के चलना होता है दैट एग्जामिनर को नहीं आता कुछ, हमें समझाना है हम हर स्टेप कहाँ से उठा के लाए, कहाँ से करके आए, इस तरीके से हमें ये अपने आंसर्स करके आने होते हैं। क्लियर है अब यहाँ पर देखो, अब ये आ गया ए यूनियन सी को बिलोंग कर रहा है। अब इसके दो आंसर निकले, अब इसमें से आपके 2 आंसर्स निकल गए, आइदर
एक्स जो है बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी, क्योंकि ये यूनियन वाला केस है। यूनियन वाले केस में वो सारी वैल्यूज आ जाती है, चाहे तो वो ए को बिलोंग कर रही हो चाहे बी को बिलोंग कर रही हो, सारी यूनियन में आ जाती है। तो अब हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि ये एक्स जो है यूनियन में तो है, यूनियन वाले में तो है, पर वो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है क्या सी को बिलोंग कर रहा है। देखो वेन डायग्राम भी बना के दिखा देती हूँ, कंफ्यूजन कोई नहीं रहनी चाहिए मेरे बच्चों को। जो बच्चे मेरे से पढ़ेंगे उनको कंफ्यूजन 1% भी नहीं रहनी चाहिए। अब देखो ये ए है ये सी है, अब ए यूनियन सी का ये वेन डायग्राम था, अच्छे से समझा चुकी हूँ आप बच्चों को। तो अब इसके अंदर देखो, अब ये ए यूनियन सी में है, तो ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है। मान लो सिर्फ ए में हो, मान लो सिर्फ सी में हो, वो तो अदर केस हो गया कि दोनों का कॉमन है, वो तो फिर इंटरसेक्शन वाला केस भी आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हमें सिर्फ अभी यूनियन का पता है, हमें ये नहीं पता वो उनमें कॉमन है या नहीं है, हमें सिर्फ यूनियन का पता है, तो ए में भी हो सकता है और सी में भी हो सकता है। बट हमें क्या प्रूफ करना है, हमारा इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये प्रूफ कर दे कि वो सी को बिलोंग कर रहा है, तो अगर वो सी को बिलोंग कर रहा है तो हमारा काम हो गया। बस यही तो दिखाना होता है हमें, यही तो दिखाना होता है। बी में लिया, सी में प्रूफ कर दिया, वो उसका सबसेट हो गया। बट अब इसके अंदर दो कंडीशन हो गई। अब इन दो कंडीशन को कैसे डील करें। अगर ये कंडीशन है इफ x बिलोंग्स टू सी, तो काम हो गया। देन x अगर c को भी बिलोंग कर रहा है और b को भी, देखो b को भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या कह देंगे, एज वी हैव प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ b इज इन c, कि b के सारे एलिमेंट आपको c में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि जो b है, वो लाइन लिख दोगे आप, और b जो है इज अ सबसेट ऑफ c, यही प्रूफ करना था। बट अगर वो a को बिलोंग कर रहा है c को नहीं कर रहा, तो कैसे करेंगे। अब देखो, अगर वो ये वाला केस, इफ x बिलोंग्स टू a, अगर वो a को बिलोंग कर रहा है, अगर वो a को बिलोंग कर रहा है तो देखो क्या होगा, तो वो b को तो बिलोंग कर ही रहा है। देखो a को बिलोंग कर रहा है, b को भी बिलोंग कर रहा है। अगर वो a को बिलोंग कर रहा है, b को तो कर ही रहा है, तो मतलब कि x जो है a और b का कॉमन एलिमेंट है, मतलब कि वो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब वो a इंटरसेक्शन b को अगर बिलोंग कर रहा है, तो ये देखो a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के इक्वल दे रखा है, तो x किसको बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है। अब a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब c को भी बिलोंग कर रहा है, बिकॉज ऑफ वो यहाँ पे यूनियन था। यूनियन में हमें डाउट होता है वो दोनों में से किसको बिलोंग कर रहा है, बट जब इंटरसेक्शन वर्ड आ जाता है तो मतलब वो उसका कॉमन पार्ट है। अब x जो है कॉमन पार्ट है, मतलब दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि यहाँ से आप देखना, जो x है वो c को भी बिलोंग कर रहा है। c को बिलोंग करते ही हमारा ये स्टेप आ जाता है, हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट every element of C, every element of set B is in set C। ठीक है, every element जो है C में है, therefore B is a subset of C। B is a, इसको नंबरिंग दे दोगे 1, यहाँ से भी 1, यही है ना, यही तो देखा है हमने। ठीक है, बस ये देखो ये डायरेक्ट आ गया अगर C को कर रहा है, तो ये दोनों करके दिखाने जरूरी है कि अगर A में है, अगर A में है मतलब C को भी कर रहा है, वो इंटरसेक्शन है, कॉमन है वो। ठीक, यहां से समझ आ गया क्यों कॉमन है। अब ऐसे ही सेम तरीके से हम कर देंगे सी इंटरसेक्शन दिस। मैं यहां से इसको ऐसे रिमूव करती हूँ, ये ऑल क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं ऑल क्लियर कर देती हूँ यहाँ से। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सी जो है सी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सी जो है बी का सबसेट है। अब C जो है B का सबसेट है, तो क्या करेंगे, लेट कोई एक एलिमेंट Y ले लेते हैं, इज बिलोंग्स टू C। सेम स्टेप्स चलेंगे, कोई पंगा नहीं है इसके अंदर। Y जो है C को बिलोंग कर रहा है, इतना समझ आ गया। अब Y अगर C को बिलोंग कर रहा है तो C, अभी वही सेम यहाँ पर भी होगा कि हम डायरेक्ट C और B का कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ, तो हम इसको A से ही लेंगे। तो जो Y बिलोंग करेगा C यूनियन A को, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, Y जो बिलोंग करेगा A यूनियन C को, बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो यूनियन साइन है वो कॉम्यूटेटिव होता है, कि A यूनियन C इज इक्वल्स टू C यूनियन A होता है। ये हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज यूनियन की।
क्लियर है इतना बेटा? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और ये जो सारी पीडीएफ है क्लास ओवर होने के बाद आपको एनजी इन्फिनिटी क्लासेस से आप एक्सेस कर सकते हो, वहां पर सारे जाकर नोट्स पढ़ सकते हो। और उनका लिंक, डायरेक्ट लिंक जो है इन नोट्स का, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसका लिंक दे दूंगी। आप डायरेक्ट उस लिंक पर पहुंचकर वहां पर आप सारी पीडीएफ एक्सेस कर लेना, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ए यूनियन सी, ए यूनियन सी को बिलोंग कर रहा है। अब इसके वही दो ऑप्शन, या तो y बिलोंग्स टू सी, यहाँ पे क्या आएगा, आइदर y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू, नहीं रुक जाओ, अब हमारा आया a यूनियन सी का। अभी हमें सी का नहीं करना था, अभी हमने सी में से तो लेट किया है ना, अब तो हमें बी पे लेके जाना है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है ए यूनियन सी किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के इक्वल है, ठीक है। गिवन दैट कंडीशन दे दोगे, गिवन दैट ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ठीक। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, आइदर y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये पता लग रहा है आपको, सेम स्टेप है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन गई। अगर ये वाली कंडीशन है, अगर y b को बिलोंग कर रहा है, आप क्या लिखोगे, दैट वी हैव प्रूवन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ c इज इन b, c का सारे एलिमेंट भी, हम ये पहले ये प्रूव कर चुके हैं कि b के सारे एलिमेंट c में है। अब हमने प्रूव कर दिया c के एलिमेंट b में, तो ऑब्वियसली इक्वल तो आना ही है ना, ठीक है। वी हैव प्रूवन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ c इज इन b, मैंने डिक्टेट कर दिया और फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख भी चुकी हूँ, ठीक है। आप वहां से जाकर देख लेना, आपको नोट्स में मिल भी जाएगा। अब y जो है बिलोंग करे, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट c इज द सबसेट ऑफ b, और इसको नंबर दे देंगे 2। अब y अगर a से कर रहा है, इफ अगर y जो है a को बिलोंग कर रहा है और c को तो कर ही रहा है, तो मतलब कि ये कॉमन एलिमेंट हो गया a इंटरसेक्शन c। और यहाँ पे कंडीशन क्या दोगे, a इंटरसेक्शन c किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। आप यहाँ पे कंडीशन दे देना, क्लीन लिख लेना बिल्कुल, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b बिकॉज a इंटरसेक्ट, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a। अगर ये इंटरसेक्शन को कर रहा है, सेम वही बात रिपीट कर रही हूँ, तो मतलब वो कॉमन एलिमेंट है, तो वो b को भी बिलोंग करेगा। यहाँ से आपको क्या पता चला, y विल बिलोंग टू b, ठीक। अगर y b को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट दैट विल बिलोंग टू c विल बिलोंग टू b, ठीक है। जो c के सारे एलिमेंट है वो b में प्रेजेंट है। ये क्या होती है, सबसेट की डेफिनेशन होती है। हेंस यहाँ से हमें क्या पता चला, जो c है वो सबसेट है b का। ये आ गया 2 नंबर। अब फाइनल आंसर, फ्रॉम 1 and 2 we proved that b is a subset of c and c is a subset of b and hence b is equal to c। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, इसी टाइप के हैं, आगे भी इनका हम यूज करेंगे, ध्यान से समझते जाना। अब मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट और सेकंड, जो मैंने लीव किया था। डिसाइड अमंग फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। 4 सेट हमें गिवन है, इसमें से बताना कौन किसका सबसेट है। पहले ए सेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ए सेट को, ये देखो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, मिड टर्म स्प्लिटिंग है बेटा, मिड टर्म स्प्लिट कर दो, आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 6 x माइनस 2, मिड टर्म स्प्लिट करके चेक कर लो, यही आंसर है, ठीक है, 2 और 6। तो इसके अंदर ए सेट आपका क्या बना, 2 और 6। अब बी सेट आपका क्या है, देखो यहाँ से डायरेक्ट गिवन है 2 4 6। सी सेट क्या गिवन है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स गिवन है। और डी सेट आपको डायरेक्ट गिवन है 6। अब यहाँ से देखो कौन किसका सबसेट है। मुझे सबसे छोटा सेट इस टाइम पे डी दिख रहा है, तो डी चेक करते हैं, ए का सबसेट है। यहाँ पे मैं आंसर लिखती रहती हूँ, डी ए का सबसेट है, बिकॉज जो 6 है वो ए को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, डी बी का भी है, तो डी क्या है, बी का भी सबसेट है। डी क्या है, सी का भी है, देखो 6 एलिमेंट सी में भी दिख रहा है, तो ये सी का भी है। ये हो गई डी के। अब इससे थोड़ा बड़ा कौन सा सेट दिख रहा है, ए दिख रहा है। ए देखो 2 6 दो ही एलिमेंट है, वो बी में है प्रेजेंट, हाँ है, तो ए क्या हो गया, बी का भी सबसेट हो गया। अब सी में चेक कर लो, 2 और 6, 2 और 6 है ना, तो ए क्या हो गया, सी का भी सबसेट हो गया, ठीक है। अब बी देखो 2 4 6, देखो सी में 2 4 6 है,
तो बी जो है सी का सबसेट हो गया। ठीक, अब सी तो सबसे बड़ा है, वो तो किसी का सबसेट हो ही नहीं सकता बिकॉज उसके अंदर तो सारे एलिमेंट है, तो वो किसी का नहीं, तो ये हमारे पास ये इसके सबसेट है। और यहाँ से आप इतना आंसर दे दो, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको कि आप यहाँ से देख सकते हो जो डी है वो ए का सबसेट है, और जो ए है वो बी का सबसेट है, और बी भी सी का सबसेट है। ये आपकी यहाँ से सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, डी ए का है, देखो 6 है, ये 2 6 इसमें है, 2 4 6 इसमें है, तो ये तीनों आपस में क्या है, सबसेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, अगर x a को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बिलोंग का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अगर a सेट है उसको x बिलोंग कर रहा है, मतलब x उसके सेट के अंदर है, और a b को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि जो b सेट है, ये मैं पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। इसका मीनिंग ये है, मान लो इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर देती हूँ। ठीक है, जो a है, एक x जो है a को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि वो उसका एलिमेंट है, और जो पूरा सेट a है वो b को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि पूरा, यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे, रुक जाओ एक सेकंड। ठीक है, इसके अंदर गिवन है a जो है, x जो है इसका एलिमेंट, और b a b का एलिमेंट है, मतलब कि ये ऐसे लिखेंगे एक बार तो इसको 2 3 4। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, अब लिखेंगे ब्रेसेस लगाकर x 2 3 4। ठीक है, बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपसे बेटा, फिर भी अभी ध्यान से समझ लो आप। a जो है x उसका एलिमेंट है, ये बिलोंगिंग का साइन होता है ना, दैट मीन्स वो एलिमेंट है। b का एलिमेंट a है, देखो a है, अपनी मर्जी से मैंने 2 3 ऐड करके ऐसे आपको समझाने के लिए दिखा दिए। अब जो इसका a सेट क्या है, अब मैंने इसको ब्रेसेस में लिखा एज इट इज सेट ही इसका एलिमेंट है। तो क्या x b को बिलोंग करेगा, नहीं। देखो x को b को क्या बिलोंग कर रहा है, ये इसका एज ए एलिमेंट वर्क कर रहा है, तो जो x ये बिलोंग कर रहा है b को। ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहा b को। ठीक है, ये बिलोंगिंग का साइन है, ये एज ए एलिमेंट एक्ट कर रहा है, पूरा सेट एज ए एलिमेंट है, तो जो उसका एलिमेंट होता है वो उसको बिलोंग करता है। तो x ये पूरा सेट इसको बिलोंग कर रहा है, बट x खाली x उसको b को बिलोंग नहीं कर रहा, पर ये कह रहा है x b को बिलोंग करेगा, तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी फॉल्स। क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड, अगर a b का सबसेट है और b जो है c को बिलोंग कर रहा है। अब समझना इसको, यही सेम फंडा है। a जो है b का सबसेट है, मान लो a का मैं एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ आपको 1 2। ठीक, अब a b का सबसेट है तो मुझे कुछ ऐसा ही लेना पड़ेगा, 1 2 तो रखना ही पड़ेगा, अपनी मर्जी से 3 4 एक्स्ट्रा कर देती हूँ। ठीक है, अब b जो है c को बिलोंग कर रहा है, b जो है c को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि पूरा सेट b, और इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ना चाहो तो जोड़ देती हूँ, 5 जोड़ देती हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, पूरा सेट b जो है c को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि c सेट यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 और एक्स्ट्रा। ठीक है, समझ आया आपको, पूरा सेट b की जगह पूरा सेट b उठा के रख दिया एज इट इज ब्रेसेस के साथ। क्या a c को बिलोंग करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये 1 2 तो आपको दिख रहा है, जो भी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया वही चीज रिपीट कर रही हूँ। ये 1 2 ये अलग से एक्ट नहीं करेंगे, जब हमने इसको एक एलिमेंट ले लिया ना, ये पूरा एक एलिमेंट की तरह एक्ट करता है, ये पूरा एक एलिमेंट की तरह एक्ट करता है। तो ये 1 2 3 4 पूरा जो सेट बी है ये एक एलिमेंट है, ना कि 1 2 अलग अलग से हम इसको ब्रेक करके नहीं देख सकते। तो ए जो है वो सी को बिलोंग नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, बी बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे 1 भी सी को बिलोंग नहीं करेगा, पूरा 1 2 3 4 विद ब्रेसेस बी को बिलोंग, सी को बिलोंग करेगा, या फिर 5 बिलोंग करेगा। 5 अलग से है ना, 5 एक एलिमेंट अलग, 5 एक अलग एलिमेंट है, देखो 5 एक अलग एलिमेंट है, या फिर 5 बिलोंग करेगा, या फिर ये पूरा सेट बिलोंग करेगा जिसका नाम है बी, और कुछ सी को बिलोंग नहीं कर रहा, अलग अलग से उसके टुकड़े करके हम नहीं देख सकते, वो आपका एक सिंगल एलिमेंट होता है, उसके हम बीच में से ब्रेकिंग नहीं कर सकते, बस इसको ध्यान रखो। और 2 साइन ध्यान रखो, ये है आपका बिलोंगिंग का, और ये है सबसेट का, ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अच्छी एक्सरसाइज है बेटा, मतलब काफी अच्छा है। अब इसके अंदर देखो, a जो है b का सबसेट है,
बी जो है सी का सबसेट है, तो ऑब्वियसली ए सी का सबसेट हुआ है, ठीक है, समझिए आ गया होगा। अगर ए मैं यहाँ पे लेके दिखाऊं आपको 1 और बी लेके दिखाऊं आपको 1 2 और सी का बी सी का सबसेट है, यहाँ से आपको क्या पता चला, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो मतलब 1 2 3, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो बी सी का सबसेट है, तो चेक करो ए बी सी का सबसेट होगा, ठीक है। ये कंडीशन कैसी हो गई आपकी, ट्रू हो गई। अब यहाँ पर देखो ए बी का सबसेट नहीं है, बी यही है ना बेटा, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग लग रही है मेरे को, एक सेकेंड रुको, हाँ, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए बी सी का सबसेट नहीं होगा, हो सकता है, हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है। देखो मैं एग्जांपल देकर दिखाती हूँ। ए जो है मान लो मैंने 1 2 ले लिया, अब वो कह रहा है ए बी का सबसेट नहीं है, तो कुछ ऐसे ही बी लूंगी मैं बी ले लूंगी 3 4, मैं बी ले लूंगी 3 4, तो फर्स्ट कंडीशन इसकी फुलफिल कर दी। यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, ए बी का सबसेट नहीं है, बिकॉज अगर वो सबसेट होता तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी इन बी, बट वो ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। अब बी सी का सबसेट नहीं है, तो सी में ये ले सकती हूँ, यहां से कंडीशन देखो, बी सी का सबसेट नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, देखो बी सी का सबसेट नहीं है ना, अभी ए को भूल जाओ, बी सी का सबसेट नहीं है। अब चेक करना है क्या ए बी सी का सबसेट नहीं है, बट है, यहाँ पे अब चेक करो, ए तो सी का सबसेट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये फॉल्स है कंडीशन, ऐसा हो सकता है अगर ये कंडीशंस हैं, जो कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग ही हम चीजें चेक कर रहे हैं, ठीक, क्लियर है। अब फिफ्थ देख लेते हैं, एक्स जो है ए को बिलोंग कर रहा है, बट ए बी का सबसेट नहीं है, तो एक्स बी को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्यों करेगा जब वो उसका सबसेट ही नहीं है। तो अब देखो ए है, ए का है एलिमेंट 1, पर जो ये है बी का सबसेट नहीं है, तो मतलब ये है 2 3 4, तो ऑब्वियसली 1 बी को बिलोंग नहीं कर रहा ना, नहीं तो वो सबसेट हो जाता, अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो ये तो सबसेट हो जाता, तो ये तो यही कंडीशन हमारी गलत हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, तो ये हो गई फॉल्स, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, लास्ट वन देख लेते हैं, अगर ए बी का सबसेट है और एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, अब ये क्या लिखा है, एक्स डज नॉट बिलोंग, हाँ, तो एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। देखो ए बी का सबसेट है, मान लो ए हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, बट एक्स जो है ये बिलोंग का साइन है बेटा, यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, अगर बिलोंग ये है, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट वो हो रखी है, दिख नहीं रहा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर बी का सबसेट है तो बी का अगर सबसेट है तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट जो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, मान लो 7 है जो बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली ए को भी नहीं करेगा, ठीक है, ऑब्वियसली ए को भी नहीं करेगा, तो ये ट्रू हो गई, ठीक है, ये तो ट्रू हो गई। अब ये आप क्रॉस चेक कर लेना, ये क्वेश्चन सही दिख रहा है ना मुझे, क्वेश्चन यही है शायद, ठीक, अब दिखाओ, सही क्वेश्चन पढ़ा है मैंने, ये यही है, ये साइन है, नॉट बिलोंगिंग का साइन है, ठीक है। तो आपका इसके अंदर देखो, अब यही कंडीशन हो गई ना, अगर ए है, अगर 7 इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो इसको भी नहीं करेगा, अगर मान लो 7 इसको बिलोंग कर गया, ठीक है, कंट्रोवर्शियल, अगर कर गया तो ये इसका सबसेट ही नहीं रहेगा, तो हमारी तो यही कंडीशन फेल हो जाएगी, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक, क्लियर है। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, ट्रू हो गई, ट्रू हो गई कंडीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब ये देखो, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब दो एक दूसरे को रिलेट कर रही है, इजी है, समझ लो। देखो अगर ए, फर्स्ट कंडीशन को देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी को सबसेट है तो इससे हमें सेकंड डिराइव करनी है, ठीक है। ए बी का सबसेट होने का सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, कि ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो इससे अगर मैं आपको a माइनस बी करूं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं हम, अगर a मैंने ले लिया 1 2 3 और b ले लिया मैंने 1 2 3 4,
तो a माइनस बी क्या होगा यहाँ से, देखो a माइनस बी मतलब a में से सारे यहाँ से हटा दो, ठीक है, माइनस कर दो तो 1 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, तो क्या बचा, एम्प्टी सेट बच गया। ठीक है, इफ अगर ये कंडीशन है तभी तो ये आया ना, अगर ए बी का सबसेट है तभी ये आया कि ये एम्प्टी होगा, तो ये इक्विवेलेंट मतलब एक से दूसरी निकल रही है, इक्विवेलेंट का मीनिंग यही है, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस। अब देखो अगर ये है सबसेट है, अब ये दो ये तो मैं आपको बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, ए यूनियन बी बी के इक्वल होता है और ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अगर कोई सबसेट हमें गिवन होते हैं, देखो अगर यहाँ पर ये ए इज अ सबसेट है ना, तो ए अंदर बनाना होगा, ए है और ये बी है, मान लो अगर ए बी का सबसेट है तो जब ए यूनियन बी करेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब हो गया दोनों में से या कॉमन एलिमेंट्स पे आएंगे दोनों के भी, तो वो क्या आया, ये सारा एरिया आ जाएगा ना, तो वो बी के इक्वल होता है, वो उसके सुपर सेट के इक्वल होता है। जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, उसका कॉमन एरिया आता है, तो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, यही वाला तो कॉमन एरिया है दोनों का, तो इसलिए उसका सबसेट उसका आंसर आता है जब इंटरसेक्शन करते हैं। इफ ये हुए तब कब हुए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तभी तो ये हुआ ना, अगर कुछ और होता सबसेट नहीं होता तो हम ये कंडीशंस नहीं बता सकते। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन में, दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी दैट मीन्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड हैज द यूनियन ऑफ subset and superset is always a superset, and if A is a subset of B then the intersection of subset and its superset is always a subset because the common part। ठीक है, इसके अंदर हम कॉमन पार्ट लेते हैं। ये पता है अभी जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, जो मिसलेनियस में सारे क्वेश्चंस अभी आप इस टाइप के भी देखोगे, ये सारे क्या है जो मैं आपको बराबर प्रॉपर्टीज पढ़ा रही थी, ठीक है, वो आपको बार बार रिकॉल कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, आप समझो, हर तरीके से समझने की पावर लाओ, हर तरीके से समझने की पावर लाओ। और बेटा अभी आप 11th क्लास में आए हो, अभी आप 14 to 15, 15 to 16 एज है आपकी, अभी तक का जितना भी अपने एक्सपीरियंस हो, आपने बच्चों ने कभी एक्सरसाइज भी करनी स्टार्ट करी होगी, समझदार बच्चे हो आजकल के, जब आप एक्सरसाइज भी करनी स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट डे आप सब कुछ नहीं कर पाते, आप 15 मिनट 20 मिनट में थक जाते हो। उसके बाद जब आप कंटिन्यू करते हो तो क्या होता है, आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी एक्सरसाइज कर लेते हो। बट वही एग्जांपल्स, वही रियल लाइफ एग्जांपल्स हमारी पढ़ाई पे भी फॉलो होते हैं, पर इसके अंदर हम करते क्या है, हम थक कर बैठ जाते हैं, हमें लगता है नहीं आ रहा, मुझसे मैथ्स नहीं होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, सब हो जाएगा। आप इसको 1-2 बार रिपीट तो करो, इस वीडियो को ही रिपीट कर लेना, आप देखना आपके बिल्कुल जो मैं बताना चाह रही हूँ बिल्कुल आपके सारे कॉन्सेप्ट दे, और आप ये देखोगे अभी आपको धीरे में स्टार्टिंग में स्लो लग रहा है कि आप थोड़ा स्लो प्रोग्रेस कर रहे हो, बट बाद में आप जाओगे तो उसको अचीव कर दोगे, बिकॉज यहाँ से आपका बेस स्टार्ट हो रहा है। मतलब 10th तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है, बट 11th से एक नए तरीके का बेस आप बच्चों का बनना स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर देखो, शो दैट इफ दिस, अगर ये है तो ये शो कर दो। ठीक है, अब इफ दिस, अगर हमें ये गिवन है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B तो हमें क्या करना है, C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। ठीक, अब पहले तो इसको समझो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, बिकॉज A क्या है, B का सबसेट है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, आप यहां लिख लेना। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, C माइनस B का मीनिंग क्या हुआ, C माइनस B की अगर हम डेफिनेशंस देखें तो X जो है जो बिलोंग करेगा C को, एंड X जो है बिलोंग नहीं करेगा B को, ऐसी एलिमेंट होंगे कि जो एलिमेंट C में है बट B में नहीं होना चाहिए। ऐसे C माइनस A की आप डेफिनेशन देखो तो क्या आएगी, X बिलोंग कर रहा है C को एंड X A को बिलोंग नहीं करना चाहिए, ये हमारे डिफरेंस की डेफिनेशन है। अब इसको अगर प्रॉपर एज इस फॉर्म में लिख दूं मैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम। ठीक है, अब इसके अंदर देखो वही सबसेट का केस आ गया, हमें सबसेट ही तो प्रूफ करना है, वही करते हुए आ रहे हैं, कभी इक्वल के फॉर्म में पूछ लेता है, कभी डायरेक्ट सबसेट के फॉर्म में पूछ लेता है। क्लियर है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक एलिमेंट इसमें से लेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो, टू प्रूव
C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए, अब क्या करोगे, लेट X बिलोंग्स टू C माइनस बी, ठीक, X बिलोंग्स टू C माइनस बी, इस वाले में से एक एलिमेंट लेट कर लिया, इस वाले सेट का, यही करते हुए आ रहे हैं, इस वाले सेट का एक एलिमेंट लेट कर लिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, मतलब कि जो x है इसके अंदर से आपको क्या पता चला, दैट मीन्स इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, दैट x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग टू B, C माइनस B को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स वो C को तो बिलोंग कर रहा है पर B को बिलोंग नहीं कर रहा, बाय द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। इफ अगर x b को ही बिलोंग नहीं कर रहा तो x a को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। अगर वो b को ही बिलोंग नहीं कर रहा तो a को भी बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि a जो है b का सबसेट है, वही जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, देखा था कि अगर इसको नहीं बिलोंग करेगा तो इसको कैसे हो सकता है, वो 7 लेके जो मैंने दिखाया था, अगर 7 a में आ गया तो फिर तो वो उसका सबसेट ही नहीं बचेगा, वही सेम चीज, ठीक है। अगर बी को ही नहीं कर रहा, उसके सुपर सेट को ही बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके सबसेट को तो बिलोंग कर ही नहीं सकता। एज, यहाँ पे आप क्या लिखोगे कंडीशन में, एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्लियर है बच्चा। यहाँ पर अगर ये है, ठीक, तो ये सी को तो बिलोंग कर रहा है, तो बाय द डेफिनेशन, दोबारा वही चीज लिख दो, बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस x बिलोंग्स टू C माइनस ए, ठीक है। देखो C को बिलोंग कर रहा है, C को बिलोंग कर रहा है पर A को बिलोंग नहीं कर रहा, तो बाय द डेफिनेशन x बिलोंग्स टू C माइनस ए, एज x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग टू A, तो ये उल्टा आ गया, C माइनस बी में था, देखो एक एलिमेंट लिया C माइनस बी को बिलोंग कर रहा है, C माइनस बी की डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन से हमें पता चला कि वो B को बिलोंग नहीं कर रहा, B को नहीं कर रहा तो A को भी नहीं कर सकता बिकॉज वो उसका सबसेट है। अब A को नहीं कर रहा और C को कर रहा है तो वो C माइनस A को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, C माइनस A को बिलोंग कर रहा है, हो गया हमारा काम खत्म। हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ C माइनस बी इज प्रेजेंट इन C माइनस ए, यही तो हम करते हुए आए हैं, एक एलिमेंट इसका लेते हैं उसमें बिलोंग करा देते हैं, इसको बिलोंग मानते हैं, इस तक पहुंच जाते हैं, तो हैंस C माइनस बी इज अ सेट ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कंडीशन लिखोगे, एज वी हैव प्रूव्ड दैट एवरी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू C माइनस बी always belongs to C minus A, that every element in C minus B is in C minus A, तो इससे क्या पता लगा, C minus A belong, C minus B is a subset of C minus A, यही हम करते हुए आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। करोगे तो रिपीट होती हैं जब चीजें, तो हमें अच्छा लगता है जब चीजें रिपीट होंगी। इस वाले क्वेश्चन पे मैं बाद में आती हूँ, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, उसके बाद आऊंगी यहाँ पर, ठीक है बेटा। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, और ये जब आपका प्रूफ हो जाएगा ना, ठीक है, ये जब आपका प्रूफ हो जाएगा तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरह भी आप इसको लर्न रख सकते हो, इसको लर्न रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को ए के इक्वल प्रूफ करना है, यहाँ पर आप क्या अप्लाई करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये समझने की चीजें होती है, इतनी लिखने की चीजें नहीं होती। यहां से आप क्या लिख सकते हो, टेकिंग LHS, आप इक्वेशन का LHS ले रहे हो ना, हम ए तक पहुंच जाएंगे। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यही होता है, ठीक है, ये इससे होएगा, फिर ये वाला साइन आएगा, फिर ये इससे यूनियन हो जाएगा, ठीक। अब ए यूनियन ए क्या होता है, ए के ही इक्वल होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ए यूनियन ए या फिर ए इंटरसेक्शन ए, खुद से ही यूनियन या फिर खुद से ही इंटरसेक्शन उसके ही इक्वल होता है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब यहाँ पर जो समझने की बात है, यहाँ पर जो समझने की बात है, आप ये देखो, जो यूनियन बी होता है, अब यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ आपको चीजों को, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। अब ये क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यही होता है, दोनों का सारा एरिया, चाहे वो कॉमन है चाहे नहीं है। अब ए क्या है, ए क्या है, ये है,
तो आप देख रहे हो ए जो है वो छोटा पार्ट है ए यूनियन बी का, तो ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है, तो ए क्या है, ए क्या होता है बेटा, ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, ठीक है, ए यूनियन बी का सबसेट होता है, ठीक, ए जो है ए यूनियन बी का सबसेट होता है और बी जो है ए यूनियन बी का सबसेट होता है। दूसरी चीज भी अभी इंटरसेक्शन वाला भी समझाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है ए भी ए यूनियन बी का सबसेट होता है और बी भी ए, ये ऑलवेज होता है, जिन भी किन्हीं भी दो सबसेट्स, किन्हीं भी दो सेट्स का आप यूनियन फाइंड आउट करते हो तो दोनों सेट्स उसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। अब हमारी वही वाली प्रॉपर्टी सबसेट वाली, अगर जो अभी मैंने वो भी करवाई थी, अभी इसी वीडियो में भी करवाई है, कि अगर हम उसके सबसेट के साथ उसका यूनियन, उसका इंटरसेक्शन कर दें, अगर उसके सबसेट के साथ उसका इंटरसेक्शन कर दें, ठीक है, तो इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, ए वाला है ना, सबसेट के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो जो कॉमन पार्ट है, जो छोटे वाला पार्ट है, वही उसका आंसर होता है, दैट इज ए। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक है। टेकिंग LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस यहां से क्या समझ आया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर है बेटा, बिल्कुल इजी है, मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से करो, बस यहाँ से लेके गए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, ए यूनियन ए पता है ए होता है, और यहाँ पर बेटा देना है एज वी नो ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा ए यूनियन बी जो है, इन दोनों में से देखा सबसेट कौन सा है उसका, तो ए यूनियन बी के साथ ए उसका सबसेट होता है, इंटरसेक्शन में उल्टा होता है, अभी बताने वाली हूँ उसको, ठीक है। जो दोनों सेट होते हैं वो उसके खुद के सबसेट बन जाते हैं, आप यहाँ से देख ही सकते हो उस चीज को, क्लियर है बिल्कुल, छोटा तो ए आ रहा है ना, ए यूनियन बी तो बड़ा है, ऐसे बी देखेंगे तो बी भी छोटा आ रहा है, ए यूनियन बी बड़ा है, तो उसके सबसेट होते हैं। अब सबसेट में क्या होता है, अगर हम सबसेट के साथ उसको इंटरसेक्शन करते हैं तो जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन तो यही आ रहा है ना, देखो ब्लू लाइंस भी आ रही है और पर्पल लाइंस भी आ रही है, तो ये एक इक्वल आ जाता है कॉमन पार्ट, क्लियर है। ऐसे देखो सेकंड वाला, इसके अंदर भी टेकिंग LHS, यहाँ पे आप लिख लेना टेकिंग LHS ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक। अब इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, इसमें क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ऐसे रीड करते हैं, इसको पता होनी चाहिए ये चीजें नॉलेज के लिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए के इक्वल होता है, अभी बताया था ना, ए यूनियन ए भी ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही होता है, बिकॉज अब यहाँ पर रीजन क्या दोगे, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए के इक्वल हो गया। अब इसके अंदर देखो सबसेट, कुछ साइन की गड़बड़ हुई है ना, इंटरसेक्शन का साइन है यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो सेट है आपके पास ए बी, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट है, और ए क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब ए क्या है, ये वाला पार्ट है, और ए इंटरसेक्शन सिर्फ ये वाला पार्ट है। अब इन दोनों का ये क्या है, इसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये इसका सबसेट है, ठीक है, और ये सुपरसेट है। अब इन दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है, यूनियन, जब सुपरसेट और सबसेट का यूनियन करते हैं तो क्या आता है, सुपरसेट आंसर आता है, ठीक है। जब यूनियन करते हैं तो उसका सुपरसेट जो है वो उसका आंसर आता है, क्लियर है बेटा, इतना ये गो थ्रू कर लेना। और इन दोनों को मैंने पहले भी बता दिया, इनको एज अ प्रॉपर्टी भी आप लर्न रखना, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज होती है। अब यहाँ पर देखो वो कह रहा है अगर शो करो, अगर ये है तो ये जरूरत नहीं है, अगर ये है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी है, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि B इज इक्वल्स टू सी होना चाहिए, तो ऐसा हम एक एग्जांपल लेकर शो कर देंगे। अब देखो अगर मैं A को मान लू 1 2 3 4,
बी को मान लू 1 2 5 7, सी को ले लू 1 2 9 और 10। ठीक है, अब यहां से आप फाइंड आउट करो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या है, कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 1 2 आ रहा है। ठीक है, यहां से फाइंड आउट करो ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 कॉमन आ रहा है। हैंस यहां से क्या पता लगा आपको, हैंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। बट यहां पर देखो क्या बी और सी इक्वल है, 1 2 5 7 1 2 9 10, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट फॉर दिस नीड नॉट इम्प्लाई, मतलब ऐसा होने के लिए, इन दोनों को इक्वल होने के लिए जरूरी नहीं है बी और सी इक्वल होना चाहिए। क्लियर, सिर्फ इतनी सी चीज हमें ये दिखानी थी। आप इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल लेकर दिखा सकते हो, इजी है। अब अच्छा, अब ये हमें गिवन है, अगर ये है सम सेट, तो हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू बी प्रूव करना है, और हमारे पास कंडीशंस क्या गिवन है, ये गिवन है, ये 5 के इक्वल भी गिवन है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन है ये। ठीक है, ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स के इक्वल गिवन है। ठीक, अब इसके अंदर हमें ये दो कंडीशन गिवन है और यहां तक आना है। तो अब ये दो कंडीशन है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इससे हिंट है ना जो, इसी को लेके चलेंगे। अब अगर लेट हम क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये देख लिया जो भी मैंने आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी करवाई है, वही आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज है ये। ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ठीक है, अब ए यूनियन एक्स को क्या लिख देंगे, यहाँ पर बी यूनियन एक्स लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देना ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कंडीशन क्या लिखोगे, रीजन क्या दोगे, बिकॉज गिवन दैट, आप कैसे लिखोगे, गिवन दैट ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब ये क्या गिवन है आपको, देखो इंटरसेक्शन का साइन है ना, फाई के इक्वल गिवन है। अब देखो अगर किसी भी सेट का फाई के साथ हम क्या करेंगे, यूनियन करते हैं, तो वही सेट आ जाता है। ठीक है, यूनियन है ना, ये इंटरसेक्शन होता तो फाई आ जाता, बट ये अभी यूनियन हो रहा है, तो जिस भी सेट का हम फाई के साथ करते हैं यूनियन, तो वही सेट आ जाता है। तो हमारे पास एक इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, इसको नंबरिंग कर देंगे 1 बेटा। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं कोशिश करती हूँ यही कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। ठीक, अब आप यहाँ पर देखो, अब दूसरा करने के लिए हम दूसरा ले लेंगे, बी लेट बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करोगे, b इज इक्वल्स टू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं, सबसे पहले तो आप बी यू एक्स को ए यू एक्स में चेंज कर दो। ठीक है, ए यू एक्स था तो हमने बी यू एक्स में पहले चेंज किया था, बिकॉज वो इक्वल गिवन है और हमारा सॉल्यूशन भी वहीं से आएगा। अब बी यू एक्स है तो इसको ए यू एक्स, और यहाँ पे रीजन दे देना बिकॉज गिवन दैट दीज आर इक्वल। ठीक, यूनियन के साथ अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब बी इंटरसेक्शन एक्स अगेन यहाँ पर फाई गिवन है, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई। अब किसी भी सेट का यूनियन फाई के साथ करते हैं तो क्या आता है, वही सेट आ जाता है, तो बी इंटरसेक्शन ए आ गया। अब बी इंटरसेक्शन ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकती हूँ, बिकॉज हमने पढ़ा है कॉम्यूटेटिव लॉ, हमने पढ़ा है ना कॉम्यूटेटिव लॉ, यूनियन भी कॉम्यूटेटिव होता है और इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो, सेम ही आंसर आता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में रीजन दे देना, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव की स्पेलिंग आती है, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक, कॉम्यूटेटिव लॉ से देखो अब ये 1 था, ये 2 है, हैंस फ्रॉम 1 and 2 we get a is equals to b। देखो यहाँ से ये a इंटरसेक्शन b के इक्वल आ रहा है, यहाँ से ये a इंटरसेक्शन b के इक्वल आ रहा है, तो हैंस बाय 1 and 2 a is equals to b। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द सेट्स a b c, 3 सेट है, ये है, ये है, ये है। जैसे कि अगर हम a इंटरसेक्शन b करेंगे
तो वो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, वो फाई के इक्वल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूज उसके अंदर है, मतलब कुछ ना कुछ है उसके अंदर। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो भी वो फाई नहीं है, और ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ है। बट जब तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाई के इक्वल है। ऐसे कोई सेट का एग्जांपल दे दो, ऐसे कोई फैक्ट सेट्स उसको ढूंढ कर दिखाओ। अच्छा, अब मैं वेन डायग्राम में एक बार आपको क्लियर कर दूं चीज, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये सी सेट है। ये ए है, ये बी है, और ये सी सेट है। ये देखो, ये किसका कॉमन है, ये देखो ए जा रहा है, ये सी जा रहा है, तो ये ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पार्ट है। यहां से देखो ये किसका है, बी और सी की लाइन है, तो ये बी और सी का कॉमन पार्ट है, और ये ए और बी का कॉमन पार्ट है, ठीक। और ये जो है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इन तीनों का कॉमन पार्ट है। क्लियर है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा बेटा, ये लिखा है मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का ही, देखो तीनों की लाइन जा रही है ना यहाँ से, इसकी भी और इसकी भी, ठीक। और ये क्या है, ये ओनली ए की वैल्यूज, ओनली बी, ओनली सी। अब वो कह रहा है ये नॉन एम्प्टी नहीं है, ये नॉन एम्प्टी नहीं है, ये नॉन एम्प्टी नहीं, ये एम्प्टी है। ऐसा कोई एग्जांपल दे दो, वो मैं आपको भी देकर दिखाती हूँ। देखो, अगर मैं ए ले लूं, फॉर एग्जाम्पल ए ले लिया मैंने 1 2 3 4, और बी ले लिया मैंने, मतलब नॉन एम्प्टी होना चाहिए ना ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने ले लिया 1 2 5 6, 1 2 5 6, और सी ले लिया मैंने। अब बी इंटरसेक्शन सी करेंगे ना तो भी वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, तो मतलब बी में से कुछ कॉमन लेना है मुझे। 5 6 3 4 ये ले लेंगे, 3 4 5 6, इसको कैसे लिख सकते थे, 3 4 5 6 लिख सकते थे। अब यहाँ पर देखो आप, ये किस तरीके से लिए कि तीनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। इसका मीनिंग यही है ना कि तीनों कॉमन, जहाँ पे तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन आ गया वहां बेड़ा गर्क हो गया। अब देखो तीनों में कॉमन नहीं आया, 1 2 इसमें कॉमन है, 3 4 इसमें कॉमन है, और 5 6 इसमें कॉमन है, बट ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में ही रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ से आप चेक करके देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन क्या आया, 1 2 आ गया। अब बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का कॉमन क्या आया, 5 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी, 3 4 आ गया, ठीक है। अब लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है 5 के इक्वल है। दिस इज द एग्जांपल। आपको इस तरीके से सोच के एग्जांपल बनाने होते हैं, लेकिन आप में से मोस्टली बच्चे 99% बच्चे क्या करते हैं, इनको रटने लगता है, जो मैम ने करवाया वही कर दो, जो किसी बुक में पढ़ लिया वही एग्जाम्पल रखने लग जाओ। बेटा कितना रटोगे। तो मेरे बच्चों को बेटा मैं हमेशा से यही लेके चलती हूँ, मेरे बच्चों को कुछ नहीं रटना। हाँ, जहाँ पे थोड़ी बहुत आपको फॉर्मूला लर्न करना होता है, फॉर्मूला भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी एक आधी बार होता है चलो भी लर्न कर लो, बट ये चीजें आप लर्न नहीं कर सकते। ये अपने आप एग्जाम्पल बनाओ कि हाँ ये दोनों में कॉमन आना चाहिए, वो उसके साथ कॉमन आना चाहिए, एडजेसेंट कॉमन आने चाहिए, बट ऐसा एलिमेंट नहीं लेना जो तीनों में कॉमन आ जाए, ठीक है। तीनों में ही अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर ये 1 आ जाता, जो कि गलत हो जाता, मेरी रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करता। तो आपको इस तरीके से जब जितना आप घर पे बैठ कर प्रैक्टिस करोगे, ये पढ़ाने के बाद जितना खुद से करोगे, आप कोई और बनाओ ना। इसको तो आपने देख लिया, मैंने करवा दिया, बट आप खुद से कुछ और करने की कोशिश करोगे, बस यही है जो आपको मैथ्स में अचीवमेंट दिलाएगा, ठीक है। अभी बेटा कर लो। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया था शायद, अब इसके अंदर देखो, ठीक है, शो दैट, ये दो हैं, दोनों को हमें शो करना है। पहले फर्स्ट वाली को ले लेते हैं, मैं दोबारा से लिख देती हूँ उसको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अच्छा, एक तो ना माइनस वाले की एक अदर डेफिनेशन बता देती हूँ। जैसे कोई भी आपको सेट आए ना, जैसे ए माइनस बी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। आप चाहे सोल्व करके देख लेना, ये इक्वली आएंगे। अगर आपके पास बी माइनस ए आ रहा है तो बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो आप ये ध्यान रखना, ये कहीं पर भी इंप्लाई कर सकते हो, तो जहां पे रिक्वायरमेंट हो। तो ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश
b माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन a डैश। बस जो पहले है वो पहले ही रहेगा सेट, जो बाद में रहेगा साइन माइनस का इंटरसेक्शन में चेंज होएगा और बाद में वो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरीके से आप इनको ध्यान रखो और आप इसको सोल्व भी करके देखोगे। वेन डायग्राम पे प्लॉट करके देखना। चलो एक होमवर्क दे रही हूँ, वेन डायग्राम पे दोनों को प्लॉट करके देखना, जैसे हमने डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव किया था, ठीक है, उस तरीके से इसको करोगे ना तो ये बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, टेकिंग RHS, यहाँ पे पहले मैं RHS ले रही हूँ जिसको कि मैं A के इक्वल प्रूव कर दूंगी। टेकिंग RHS A इंटरसेक्शन B यूनियन, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A इंटरसेक्शन B डैश। ठीक है, इसको यहाँ पर हम रीजन क्या देंगे, एज A माइनस B इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B डैश, ये हम इसका रीजन देंगे। क्लियर है। अब ये देखो, ये क्या बन रहा है आपका, रिवर्स बन रहा है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम पढ़ते आए थे, अभी तक कर रहे थे, उसका रिवर्स जाना है। देखो फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेम है, दोनों के अंदर ये जो ऑपरेशन है ये भी सेम है, तो अब क्या करेंगे हम इसको A, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होता है, जो अंदर होता है वही आता है, और B ये वाला कौन सा होता है, ये वाला आता है। ये इस तरीके से बन गया। ठीक, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हम यूज कर रहे थे उसका रिवर्स बस हमने एक बार किया है, और वो रिवर्स भी कब होता है, जब ये भी सेम होता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए और ये दोनों साइन चेंज होने चाहिए और ये रिवर्स अलग होना चाहिए उसका साइन, तब हो जाता है ये। तो ए जो कॉमन एलिमेंट होता है ए आता है यहाँ पे, और जो इसके साथ साइन होता है वो यहीं आता है, जो इन दोनों में सेम साइन होता है, और जो ये सेंटर में साइन होता है वो इनमें आता है। ठीक, ए इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन बी डैश, मैंने बताया था ना कि बी और कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है वो क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ये बी है, ये बी डैश है, ये मिलके क्या बना, यूनिवर्सल। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो ये किसके इक्वल आ गया, इसको ये हटा देती हूँ, ए इंटरसेक्शन, इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, यूनिवर्सल लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन यू वही वाला आ गया कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको, अब ये यूनिवर्सल सेट है, इसको ये ए है, अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों का कॉमन पार्ट ही तो आंसर आएगा। ठीक, ए के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमें करना था, हमने RHS लेके चले थे, ये LHS के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था। सेम इसी तरीके से दूसरा भी प्रूव हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो ए, अब इसके अंदर LHS ही लेके चलते हैं, टेकिंग LHS A यूनियन B माइनस A को क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश। ठीक है, B इंटरसेक्शन A डैश लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, B माइनस A B इंटरसेक्शन A डैश के इक्वल है। ठीक है, रीजन तो हमें देना ही देना है। अब ये किसके इक्वल हो गया, A, अब ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डायरेक्ट वाला लगेगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश। यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, A यूनियन B इंटरसेक्शन, ये क्या बन गया, अब सेम वैसे यूनियन हो रहा है ना, तो ये यूनिवर्सल सेट बन गया। अब यूनिवर्सल सेट के साथ जब इंटरसेक्शन करते हैं उसके सबसेट का, ठीक है, इसका करना है, ये यूनिवर्सल है, ये A है, ये B है, मतलब A यूनियन B, इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन पार्ट तो क्या आ गया, दिख रहा है आपको ये, तो ये A है, ये B है, तो ये कॉमन पार्ट क्या आ गया, ये आ गया ना, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, A यूनियन B, यही हमें प्रूव करना था, दैट इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। सारे क्वेश्चन हो गए, एक बार टैली कर लेना, सारे ही हो गए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसको अच्छे से कर लेना, गो थ्रू कर लेना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रहे हैं, एग्जाम में आए ना आए हमें एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी ही है। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर द एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है बेटा, स्ट्रेटेजी से चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो, हर वीडियो में बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, और जब आप ये एनसीईआरटी कर लोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लोगे, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से आपने देखा, मतलब मिसलेनियस करते हुए हमारे सारे, मतलब कि आप लोगों की नसें खुल गई दिमाग की, सोचने पे मजबूर हो रहे हो, और वही सोचना है मैथ्स में, सिर्फ वही सोचना है आपको। ठीक है, मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम, इंटरेस्टिंग है बट पजल है, इतना आपको समझना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग है बट पजल है। ठीक,
पजल कैसे दूर होगा? जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एडवांस क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ करेंगे बेटा, लेकिन अभी जब तक बेस से भागोगे ना, तो आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। जब कंफ्यूज हो जाओगे तो वापस यहाँ आओगे, फिर आपके एग्जाम डेज होंगे, फिर आप यहाँ पे नहीं आ पाओगे। जब आप देखोगे एक एक घंटे कितने सारे लेक्चर हैं, ये तो मेरे 50 घंटे बन गए, मैं कैसे लूंगा, वही आपको डिप्रेशन क्रिएट कर देगा, पैनिक क्रिएट कर देगा। तो अभी से मेहनत करो, एक एक चीज समझाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये स्टेप आया तो ये क्यों आया, इसका रीजन बताती हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो ध्यान से पढ़ो। और अच्छा बेटा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, एनजी इन्फिनिटी क्लासेस पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। वहां पर आपके लिए लाइव डाउट सेशंस, वीकली टेस्ट, उनका डिस्कशन, टेस्ट का डिस्कशन भी हो रहा है, और रेगुलर क्लासेस हैं। वहां पर फ्री क्लासेस भी हैं, अभी स्टार्टिंग में फ्री क्लासेस चल रही हैं। आप वहां से जाकर वीकली प्लानर भी डाउनलोड कर सकते हो, अपना सीबीएसई का आप वहां से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। क्लासेस को अभी आप एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज अभी वहां पर फ्री क्लासेस चल रही हैं। और अगर आप पेमेंट कर दोगे सिर्फ 999 999 फॉर होल ईयर, पूरे एक साल के लिए आपको 999 पे करने हैं, तो आप पूरे उसको एक्सेस कर पाओगे, तभी आप पूरे कोर्स को एक्सेस कर पाओगे पूरे साल के लिए। जितनी भी हमारी रिवीजन होंगी, जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी फ्रीक्वेंट लाइव डाउट सेशंस होंगे, आप उन सबको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।